देखिए अमेरिका ने ना वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब अमेरिका वेनेजुएला पर रूल करेगा। Forces slipped into the home of dictator Nicolas Maduro. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro, had been captured and flown out of the country. अब अगर आपको ये लगता है कि यह सिर्फ एक और जियो पॉलिटिकल झगड़ा है तो आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि उन्होंने ड्रग्स, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन एंड डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करने के लिए वेनेजुएला पर हमला किया। बट डू यू रियलाइज ये कितना बड़ा मजाक है? अगर तानाशाही एक समस्या थी तो अमेरिका सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, उसे हथियार क्यों दे रहा है? अगर ह्यूमन राइट्स एक समस्या थी तो डोनाल्ड ट्रंप किंग जोंग उन के साथ दोस्ती कैसे है? और अगर ड्रग्स की समस्या थी तो अमेरिका में 90% ड्रग्स की सप्लाई मेक्सिको से आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मेक्सिको के राष्ट्रपति पर हमला करना चाहिए, राइट? तो डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर हमला क्यों कर रहा है? असल में एक समय था जब अमेरिका और वेनेजुएला इतने अच्छे दोस्त थे कि वेनेजुएला की तुलना सऊदी अरेबिया से की जाती थी और वेनेजुएला के लोग इतने अमीर थे, इतने अमीर कि वे सिर्फ शॉपिंग के लिए वीकेंड पर अमेरिका चले जाते थे। Swinging city of Venezuela. Good climate, fine buildings, wide highways with plenty on them. Venezuelans demand the best that money can buy. Whether it's television, tractors, fashions, or household equipment, large immaculate supermarkets dot Caracas. And look at this, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जबकि ईरान के पास 209 बिलियन बैरल ऑयल है, कनाडा के पास 163 बिलियन बैरल ऑयल है, सऊदी अरेबिया के पास 267 बिलियन बैरल ऑयल है, लेकिन अकेले वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल ऑयल है। लेकिन आज वेनेजुएला पॉवर्टी, हंगर एंड बैकवर्डनेस से जूझ रहा है। Who can't find food at affordable prices, they have little option but to turn to places like this. As Venezuela's economic crisis drags on, more and more Venezuelans are slipping into poverty and struggling. So the question is, when Venezuela so wealthy, how did it suddenly become so poor? Why Saudi Arabia and Dubai become rich? Why couldn't Venezuela become rich? And most importantly, why is Donald Trump suddenly attacking Venezuela? The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Venezuela's capital city has been jolted awake in the dead of night. तो ये स्टोरी है 1922 की, जब वेनेजुएला में ना एक ऑयल का कुआं डिस्कवर हुआ जिससे रातों रात ना हर दिन 1 लाख बैरल तेल ना निकाला गया। ये वो समय था जब सऊदी अरेबिया और यूएई में तेल डिस्कवर नहीं हुआ था और जैसे ही तेल मिला, स्टैंडर्ड ऑयल और शेल जैसी कंपनियां ने रिफाइनरी बनाई, पाइपलाइन बिछाई और वेनेजुएला में पूरे शहर बसा दिए। उस समय वेनेजुएला ने 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बनाया। इसके तहत आधा प्रॉफिट वेनेजुएला को जाता था और आधा अमेरिकन कंपनियों को। इसी वजह से 1950 के दशक तक वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया। और जैसा कि मैंने कहा, वेनेजुएला के लोग इतने अमीर थे कि वे सिर्फ शॉपिंग के लिए वीकेंड पर मियामी उड़कर जाते थे। एंड लुक एट दिस मैप, वेनेजुएला और अमेरिका इतने करीब है कि आप फ्लोरिडा से फ्लाइट लेकर सिर्फ 3 से 4 घंटे में वेनेजुएला पहुंच सकते हैं। और इसी तरह गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन ओशन के रास्ते वेनेजुएला का तेल बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कीमत पर टेक्सास और लुसियाना की रिफाइनरी तक पहुंचाया जा सकता था। अब अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया से तेल इंपोर्ट करना मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, जिसमें 30 दिन लगते थे, लेकिन वेनेजुएला से ऑयल टैंकर सिर्फ 5 से 7 दिन में अमेरिका पहुंच सकते थे। तो यह एक परफेक्ट दोस्ती थी, अमेरिका को तेल मिला और वेनेजुएला को पैसा। लेकिन 1999 में वेनेजुएला में ना एक रॉबिन हुड आया, उसका नाम था यागो सावेज। यागो ने देखा कि वेनेजुएला के अमीर लोग ना इस तेल के पैसे से और अमीर हो रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन गरीबों को इसका बहुत ही कम हिस्सा मिल रहा था और इसीलिए ना वो आम आदमी की आवाज बनना चाहता था और वो ना गरीब लोगों को अमीर बनाना चाहता था। Para decírtelo en mi mal inglés, you are a donkey, Mr. Bush. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. और अगर आप इतिहास देखो ना तो चुनाव जीतने के लिए यह सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, चाहे वह वेनेजुएला हो या भारत हो। तो ह्यूगो ने गरीब लोगों से ये कहा कि भाइयों ये हमारा तेल है, लेकिन इसका प्रॉफिट अमेरिकन कंपनियां ले रही है, तो मैं यह पैसा अमेरिकन कंपनी से छीनकर आपको दूंगा और आपको अमीर बनाऊंगा। तो ह्यूगो ने सोचा जब ऑयल का कुआं मेरा है तो उसका 50% प्रॉफिट अमेरिकन कंपनी के साथ शेयर में क्यों करूँ। आई विल एक्सट्रैक्ट ऑयल, आई विल मेक प्रॉफिट एंड आई विल मेक पुअर पीपल रिच। तो 2007 में ह्यूगो ने एक नया कानून पास किया और उसने एक्सॉन मोबाइल और सभी ऑयल
कंपनी से कहा कि या तो वो अपनी कंपनी का 60% वेनेजुएला की गवर्नमेंट कंपनी को दे दे या वेनेजुएला से निकल जाए। वैसे 1977 में मोनार्जी देसाई सरकार ने भी ना कोको कोला और IBM से ठीक यही कहा था, जिसकी वजह से सभी MNC भारत से भाग गई और भारत अगले 20 सालों तक एक गरीब देश बनकर रह गया। एंड यू नो व्हाट एल्स, यूगो ने रातों रात सभी अमेरिकन रिफाइनरी मशीन और कुओं पर ना कब्जा कर लिया और इससे ना अमेरिका इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, इतना ज्यादा कि उन्होंने सच में वेनेजुएला को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। क्योंकि यह कोई छोटा नुकसान नहीं था, इन ऑयल कंपनी ने वेनेजुएला में ना अरबों डॉलर का इन्वेस्ट किया था। ही बिल्ड इस बिजनेस विद 70 ईयर ऑफ हार्ड वर्क और एक ही झटके में ना उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। Venezuela's president isn't too impressed with ExxonMobil right now. The government of Venezuela plans to take over the company's 11 oil rigs in that country. We will never give this, our wealth, our nation to the United States empire. It was the first international company to pull out of Venezuela. ExxonMobil will be paid $1 billion in compensation. ये इतनी बेवकूफी भरी हरकत थी कि आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। डू यू नो व्हाई? लिसन टू दिस। 1999 में इस घटना के बाद दुनिया भर में तेल की जो कीमतें ना वो आसमान छूने लगी। तेल की कीमत $10 पर बैरल से बढ़कर $30 पर बैरल हो गई और वेनेजुएला ने इतना पैसा कमाया कि सच में पैसे की बारिश हो रही थी। असल में 1999 में वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिर्फ $14 बिलियन का था, लेकिन 2004 तक यह रेवेन्यू $34 बिलियन पर ईयर तक पहुंच गया। तो सबने ये सोचा वाह युगो ने तो कमाल कर दिया। और देखिए वेनेजुएला में गरीबी दर भी तेजी से गिरने लगी, तो ये बात तो बहुत ही अच्छी थी, राइट? नहीं, यह सब एक इल्यूजन था। जैसा कि पता चला चावेस ने तेल से आने वाले अरबों डॉलर को फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नए बिजनेस में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया। तो उन्होंने सरकारी दुकानें खोली जहाँ सामान बाजार की कीमत से 50 से 70% कम दाम पर बेचा जाता था और धीरे धीरे देश की अपनी खेती और मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई और वेनेजुएला इंपोर्ट पर और भी ज्यादा निर्भर हो गया। दूसरा, ह्यूगो चावेस ने रातों रात 18,000 प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को ना नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने तेल के पैसे का इस्तेमाल मुफ्त की चीजों के लिए करने का अपोज किया था। और ये वही इंजीनियर और जो पॉलिटिक्स थे जो ऑयल निकालने की टेक्निकल बातों को ना समझते थे। उनकी जगह चावेस ने कंपनी में अपने वफादार सपोर्टर और मिलिट्री वालों को भर दिया। इन नए लोगों को तेल निकालने का ABC भी नहीं पता था और इन बेवकूफों ने रिफाइनरी को इतनी बुरी तरीके से चलाया कि रिफाइनरी में आग लगने लग गई, प्रोडक्शन गिर गया और जो देश एक सुपर रिच देश बनने वाला था वह अचानक कर्ज में डूबने लगा। अब अमेरिका ने 1999 से 2015 तक वेनेजुएला की मनमानी बर्दाश्त की क्योंकि अमेरिका को वेनेजुएला की तेल की जरूरत थी। लेकिन 2010 में अमेरिका को अपनी बाउंड्रीज के अंदर इतना तेल मिला कि अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोडक्टिव बन गया और इसे शेल बूम कहा गया। In the last 2 years, US production of oil has, thanks to the shale boom, risen 1.3 million barrels a day. America will become the world's largest oil producer as soon as this year. अब सवाल ये है कि जब अमेरिका के पास अपना तेल है तो अमेरिका को अभी भी वेनेजुएला में दिलचस्पी क्यों है? वेल, हियर्स द हिडन ट्रूथ। देखिए वेनेजुएला ना आज भी हमारे लिए ना 3 वजहों से बहुत ही जरूरी है। पहला, अमेरिका की बड़ी संख्या में रिफाइनरी खास तौर पर भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सिर्फ वेनेजुएला के पास है। इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल की सख्त जरूरत है। Oil coming into America, which it needs to basically keep its economy going, is heavy crude. And where does heavy crude come from? Well, here are some of the big countries where you find most of it. It's Canada and Venezuela. दूसरा, वेनेजुएला में आर्को मिनेरो नाम की ना एक बहुत ही बड़ी खदान है जिसमें 7,000 टन ऑफ गोल्ड, $100 बिलियन वर्थ ऑफ कॉल्टन होने की उम्मीद है। ये एक ऐसा मिनरल है जो हर एक स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ी में इस्तेमाल होता है और इसमें 3 बिलियन कैरेट हीरो का भंडार भी है। एंड फाइनली, बिकॉज वेनेजुएला डजंट हैव गुड रिलेशन विद US, चाइना एंड रशिया आर ऑलरेडी इंक्रीजिंग देयर फ्रेंडशिप विद वेनेजुएला। असल में चाइना ने ना उन्हें $60 बिलियन का कर्ज दिया है। रशिया पहले से ही वेनेजुएला को हथियार सप्लाई कर रहा है और ईरान पहले से ही ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का हमला डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नहीं है बल्कि चीन और रूस को अमेरिका के बैकयार्ड से बाहर निकालने और तेल और मिनरल्स पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए है। क्योंकि अगर चीन या रशिया ने वेनेजुएला पर कंट्रोल कर लिया ना तो वे असल में अमेरिका की तरफ इशारा करके मिसाइल तैनात कर सकते हैं और वह सारा सोना और कोल्टन निकाल सकते हैं। सो आफ्टर सेक्शन थ्रेड एंड इमिडिएशन अब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को पकड़ लिया और दोनों को ये बताया कि मुडोरो एक ड्रग्स कार्टेल
चलाता है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता है और इलेक्शन में धांधली की। जैसा कि मैंने कहा, अगर तानाशाही की एक समस्या थी तो अमेरिका सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? अगर ह्यूमन राइट्स एक समस्या थी तो डोनाल्ड ट्रंप किंग के दोस्त कैसे हैं? और अगर ड्रग्स एक समस्या थी तो अमेरिका मेक्सिको पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? खैर, ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिकन डॉलर पर तेल बेचता है, उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और मेक्सिको अमेरिका प्रोफेशनल के लिए $1 बिलियन कमा कर देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ वेनेजुएला।